गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिज राइटिंग को लेकर के, जिसका सेशन हमारा रहने वाला है स्पेशली सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक के एग्जाम में जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन होता है, जिसमें हमें शॉर्टकट सीख करके अच्छे से हम अपना मार्क्स जो है सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि जिस भी सोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो कम से कम आपको 10 से 12 प्रिसाइज राइटिंग के आपको प्रैक्टिस कर लेने पड़ेंगे। स्पेशली ये सेशन मुझे लगता है कि बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है सिविल कोर्ट में, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, तो जहाँ भी प्रिसाइज राइटिंग पूछी जाती है तो उसके लिए इक्वली ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा और भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपके प्रिसाइज राइटिंग पूछी जाती है, उन सब के लिए ये सेशन बहुत ही मददगार रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपको इम्पोर्टेंट रूल्स के हैं, उसके अलावा स्टेप्स कौन कौन से हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पार्टिकुलर सेशन में। तो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप बताएंगे, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेसीज का मतलब क्या होता है। प्रेसीज जो है आपका प्रेसाइज से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा करना। अ प्रेसाइज इज अ समरी और अ ब्रीफ ऑफ अ पैसेज। तो हमें प्रेसीज का देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स रहेंगे। उसके पहले ये जानना हमारा ज़रूरी है कि एक्चुअली प्रेसीज राइटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो प्रेसीज राइटिंग जो होती है ना, वो हमारे जो बहुत से बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास समय का अभाव रहता है, जिस हालत में वो क्या करते हैं, उनके पास लंबे लंबे पैसेज नहीं पढ़ सकते हैं, वो उनका टाइम नहीं होता उतना। तो वो उनके जो भी असिस्टेंट होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि वो उन्हें शॉर्ट में समराइज करके वो चीज़ें मिल जाएं, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। और प्रेसीज का ये एम होता है कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसेज है उसको समराइज करके, उसको ब्रीफ करके, शॉर्ट करके उसका मीनिंग जो समझा जाए। तो आज के पार्टिकुलर सेशन में हमने बात की है कि हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो बेस्ट रूल कौन कौन से हैं ये देखने पड़ेंगे हमें। तो आप पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द आर्ट ऑफ कट शॉर्ट जो है, ये हमारा प्रेसीज राइटिंग का आर्ट होता है कि जो भी आपका लंबा चौड़ा है उसको कट शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में कर देना। और कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और इन सारे बिंदुओं पे अगर आप गौर कर लेते हैं, अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेशन की मदद से बहुत अच्छा मार्क्स जो है अपना ऑब्टेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला हमने देखा कि आर्ट क्या है, द आर्ट टू कट शॉर्ट। तो यानी कि कट शॉर्ट करना है, उसको छोटा करना है, समराइज करना है। एंड द टाइटल इज मस्ट। जो भी आप लिखेंगे, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 90 वर्ड्स का एक पैसेज दिया हुआ है, तो उसका जब आप प्रेसिज राइटिंग करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका 30 वर्ड में आएगा, 30 वर्ड के आसपास आएगा वो, 30 वर्ड में। तो उसके पहले जो आप प्रेसिज राइटिंग शुरू करेंगे तो आपको हेडिंग देना पड़ेगा। जो आपका टाइटल होता है वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन के लिए आपको टाइटल देना पड़ेगा कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, या इस तरह की कुछ चीज़ें, डिपेंडिंग अपन कॉन्टेक्स्ट किस विषय में बात हो रही है उसके हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा, वन थर्ड ऑफ द गिवन या फिर ओरिजिनल पैसेज आपको बनाने ही पड़ेंगे। यानी कि 90 वर्ड्स अगर दिए गए हैं आपको, तो 30 वर्ड में आपको उसको समराइज करके प्रेसिज राइटिंग लिखनी पड़ेगी। एंड आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए। यानी कि आपको मान के चलें कि आपके एग्जाम में 2 पैराग्राफ आएंगे अगर, तो ये दोनों पैराग्राफ का आप जो प्रेसिज राइटिंग करेंगे वो आपका एक सिंगल पैराग्राफ में आपका कंप्लीट होना चाहिए सेंटेंस। उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, आपका करेक्ट टेंस होना चाहिए। ग्रामेटिकली मिस्टेक करने से बचेंगे आप। एक एक्यूरेसी आपकी ग्रामेटिकली सही होनी चाहिए। एंड प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज भी आपकी होनी चाहिए। किसी तरह के स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर ग्रामेटिकल टेंस में इस तरह के आपकी अगर गलतियां होती हैं तो वो आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका मेन आइडिया या फिर की आइडिया जिसको कह सकते हैं, शुड बी देयर। यानी ओवरऑल अगर 90 वर्ड्स के या 100 वर्ड्स के पैसेज हैं, या 2 पैराग्राफ है, तो उसको हम अगर एक पैराग्राफ में कर रहे हैं, तो हमारा मेन आइडिया जो है ना वो उसमें दिखना चाहिए। अगर हम समराइज कर रहे हैं तो वो समरी का हमको ब्रीफ आइडिया मिलना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा। उसके अलावा जॉइंट सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ कंजक्शंस। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर मान लीजिए वन थर्ड आपको करना पड़ेगा, तो वन थर्ड कैसे करेंगे, आपको कंजक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। आपको आफ्टर का यूज करना पड़ेगा, बिफोर यूज करना पड़ेगा, वाइल का, वेन का, ऑल्दो का, सिंस का, नेवरदलेस। इस तरह के कंजक्शंस आपको वर्ड्स के हिसाब से, जैसी डिमांड है जहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। एंड अ ब्रीफ, कंसाइज एंड क्लियर एंड वेल कनेक्टेड समरी होनी चाहिए आपकी, जो ओवरऑल आप प्रेसिज राइटिंग कर रहे हैं।
उसके बाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज, यानी कि मूलभूत जो संरचना है वो बदलनी नहीं चाहिए आपको, वो अपने हिसाब से आप छेड़छाड़ नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर हो। डोंट गिव पर्सनल इंटरप्रिटेशन, यानी आपके अपनी ओपिनियन, आपकी राय नहीं पूछी जा रही, जो आप अपने से अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल पैसेज है, जो आपका गिवन पैसेज है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ों को लेके चलना है। बेसिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बट कीप ओरिजिनल आइडियाज इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं पर आपका ओरिजिनल आइडिया जो है उस पैसेज का, वो छूटना नहीं चाहिए। एंड कंप्लीटनेस और कम्प्रिहेंसिवनेस, यानी जो आपकी समझ है उसमें एक कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिसाइज राइटिंग के आपके बेस्ट रूल थे फॉलो करने के लिए। इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, इन पॉइंट्स को बात ध्यान में रखेंगे आप, उसके बाद आप प्रिसाइज राइटिंग करेंगे तो आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल निकल करके सामने आएगा और एक आप अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रेसिज राइटिंग में हमारे स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करनी चाहिए, हमारे डूज एंड डोंट कौन से हैं, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसके पहले मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दे दूं। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मान लीजिए एक आपका छोटा सा सेंटेंस है, सुनीता इज अ गुड स्टूडेंट, सुनीता एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये दो सेंटेंस है, पर इसको अगर आपको इसकी अगर प्रेसिज राइटिंग करनी पड़ेगी तो आप क्या क्या करेंगे। तो आपका पहला क्या था, सुनीता इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये एक होगा, और उसके बाद हमें इसी में जोड़ना पड़ेगा शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, सुनीता इज गुड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो हमारा जो ये प्रेसिज राइटिंग का ये एक छोटा सा उदाहरण था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बेसिकली ये प्रेसी जो है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है शॉर्टन करना, छोटा करना, समराइज करना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और डूज एंड डोंट पे हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे ज़रूरी हमारा रीड द पैसेज 2 to 3 times एंड स्टार्ट विद द मेन आइडिया। तो 2-3 बार अपने पैसेज को पढ़ना है ज़रूर से, क्योंकि दो ही आपके पैराग्राफ रहेंगे, तो दो पैराग्राफ को मिला करके आपको पैसेज को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। एंड स्टार्ट्स विद द मेन आइडियाज, जो आपका मुख्य मुद्दा है, जो मेन आइडिया है उससे भटकना नहीं है आपका। एंड नो कॉपी पेस्ट, ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका दो पैराग्राफ है और आप चाहेंगे कि इसी चीज़ को उठा करके हम प्रेसिज में डाल दें, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। राइट ऑन योर ओन लैंग्वेज, आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2-3 टाइम उस पैसेज को पढ़ लिया, और हम शुरुआत करेंगे मेन आइडिया से, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा या फिर हाईलाइट करना पड़ेगा मेन आइडिया में। जो आपकी क्वेश्चन पेपर रहेंगे ना, उसमें एक बार आप ओवरऑल अंडरलाइन कर लें जो ज़रूरी मुद्दे आपके निकल के आ रहे हैं, और फिर आपको उसको समराइज करने टाइम में कंजक्शन को जोड़ करके प्रिसाइज राइटिंग आप बना पाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, पैसेज को 2-3 बार पढ़ा, उसके बाद कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसके बाद हमने अंडरलाइन कर लिया या फिर हाईलाइट कर लिया, जो उसमें मुख्य बातें आपको निकल के सामने आ रही हैं। उसके बाद हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब कि आपको मान लीजिए 90 वर्ड्स हैं, तो उसमें 90 वर्ड्स को हम अपने माइंड में बनाते हुए 30 वर्ड का एक ड्राफ्ट बनाएंगे। और उसके बाद काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन सिंगल लाइन। तो मान लीजिए आपको कि अगर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अगर आपके पास में 8 लाइन है, तो इस एक लाइन में कितने आपके लाइन दिए गए हैं या कितने वर्ड्स हैं आपके। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें मान लीजिए 13 है, तो 13 × 8 आपका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ओवरऑल आपका समझ में आ जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स में या कितने 1/3 में या 2/3 में जो भी आपने लिखा है, वो वर्ड काउंट का आपको अंदाजा मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, काउंट नंबर ऑफ लाइन इन सिंगल लाइन एंड मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ लाइंस। उसके बाद अवॉइड एनी एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस और कोटेशंस। तो यानी अपनी तरफ से आपको कोई उदाहरण नहीं देने हैं, किसी तरह की व्याख्या नहीं करनी है, और कोटेशंस नहीं देने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पीसीएस एग्जाम नहीं लिखा जा रहा है कि आप कोटेशन से शुरुआत करेंगे तो आपके जो एग्जामिनर हैं उन पे बहुत अच्छा और आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे कोटेशन से, एक्सप्लेनेशन से, एग्जाम्पल से बचना है आपको। और हमको क्या करना पड़ेगा कि दो पैरा हो सकते हैं आपके एग्जाम में, और मेन आइडिया को हमको अंडरलाइन कर लेना है, और कंजक्शन की हेल्प से प्रिसीज राइटिंग स्टार्ट करनी है। कमा का यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में, ताकि हम अपने समराइज करने टाइम में वो हमारे मेन आइडिया बना रहे हमारा। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसकी हैबिट्स हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं उस पैराग्राफ में, तो उन सबको कंजक्शन की मदद से हमें जोड़ना है। और उसके बाद प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, हम ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। ड्राफ्ट तैयार करने से क्या होगा, हमारा रफ आइडिया मिल जाएगा आपको। एंड मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुड, हेल्दी, स्मार्ट,
बेनिफिशियल, इस तरह के वर्ड्स हैं आपको, तो समराइज करके इसके मीनिंग आपको लिखने पड़ेंगे। ये जस्ट एग्जांपल दिए जा रहे हैं आपको ताकि आपकी एक बेहतर समझ बन सके। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करने की बात थी, लाइन काउंट करने की बात थी, वो बात हो गई है। एक्सप्लेनेशन और सुपर फ्लो से बचना है आपको, कोटेशन से बचना है, एग्जाम्पल से बचना है। फालतू के एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करने हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना है। उदाहरण देना, वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में कोटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं डालोगे आप। उसके बाद हमारा है अवॉइड ऑर्नामेंटल वर्ड्स। तो ऑर्नामेंटल वर्ड्स मतलब जो चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं, जैसे बिग, गुड, बैड, लिटिल और अलॉट, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के वर्ड से बचना है। यूज ओनली गिवन रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई डेटा दिया गया है उसमें, तो वो तभी आपको डालना है, और वो भी बहुत ज़रूरी है तभी डालना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है जिसमें बहुत मेन आइडिया ही निकल के आ रहा है कि वो स्टैटिस्टिक के बिना बगैर आपका काम नहीं आएगा, तभी डालना है इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं डालना है। एंड डोंट राइट अबाउट हिस्ट्री, उसमें अगर मान लीजिए पुरानी चीजें गड़े मुद्दे उखाड़े गए हैं तो उसको आपको नहीं लिखाना है। अवॉइड एंड, बार बार अगर और का जिक्र आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे हम। कंजक्शन और एंड में डिफरेंट होगा हमारे यहाँ पे। हर जगह अगर एंड घुसाएंगे तो वहाँ पे हमारा काम नहीं चलेगा, उसकी जगह पे हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ऑल्दो है हमारा, बट है, यहाँ पे हम देख रहे थे बिफोर, आफ्टर, वाइल, व्हेन, ऑल्दो, सिंस, नेवरदलेस, इस तरह की कंजक्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं, तो अवॉइड एंड रिपीटेडली। उसके बाद टाइटल जो है आपका इटैलिक या फिर अंडरलाइंड होना चाहिए। मान लीजिए ये यहाँ पे ये टाइटल है आपका, है ना, ये आपके ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें बात हो रही है, बट ये आपका टाइटल हो गया, तो इस तरह से आपको टाइटल को इटैलिक और फिर आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि वो दिखे, समझ में आए। या तो इटैलिक हो या फिर अंडरलाइन हो, कोई एक आप स्लैश करके यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। अवॉइड फिगरेटिव स्पीच, फिगरेटिव स्पीच से बचना है आपको। सिनोनिम्स अननेसेसरी नहीं डालने हैं। ऑर्नामेंटल्स लैंग्वेज ऑलरेडी डिस्कस की गई है, नहीं यूज करनी है। प्रोवर्ब्स वगैरह यूज नहीं करने हैं आपको। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम में पेपर देने टाइम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके, अगर इन मुद्दों का ध्यान रखते हैं, इन बातों का। आप योर कामनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड नॉलेज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप एग्जाम में अपने आप को कितना शांत रख पाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा कंप्लीट आपका पेपर जाएगा, कितना अच्छा हो पाता है, कितना बुरा हो पाता है। क्योंकि कितने शांत रख पाते हैं आपको, क्योंकि आपका माइंड जो है वो 10 चीज़ों में दौड़ता है, एक सर्टेन टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उन चीज़ों में सबसे पहले हमारी माइंड को काम करना ज़रूरी है। एंड आपका नॉलेज कितना है उस पार्टिकुलर सेक्शन को लेके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आपकी इंग्लिश में कमांड कितनी है, गुड नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो ये सब आई होप कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, वोकैब की, सिनोनिम्स की एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह की। आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस, आप कैसे सेंटेंस को, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर पाते हैं कंजक्शन की हेल्प से। यूजिंग कंजक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो कैसे आप सेंटेंस को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस पर भी आपका ओवरऑल डिपेंड करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अलावा एक ज़रूरी बात और थी यहाँ पे, मैं भूल गया इस पॉइंट में लिखना। आपको एब्रीविएशन से बचना है। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि यानी शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इम्पोर्टेंट लिखना है तो आप आईएमपी नहीं लिखेंगे, अगर आपको बिजनेस मैथ लिखना है तो बीयूएस नहीं लिखेंगे, अगर आपको मैनेजमेंट लिखना है तो आप एमजीटी नहीं लिखेंगे। तो ये एब्रीविएशंस होती हैं। जैसे एस टी टी होता है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप एस टी टी ना लिख करके फुल फॉर्म उसका लिखेंगे, यानी अब्रिविएशन से आप बचेंगे उसके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ध्यान में रखने वाली। अब हम एग्जांपल देखेंगे। He betrayed his country and this was his eternal disgrace। तो इसको आपको प्रिसीज राइटिंग कैसे करनी है यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा छोटा एग्जांपल है, बाद में लंबे सेंटेंस को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है he betrayed his country and this was to his eternal disgrace। तो इसको हम अगर प्रेसिज करेंगे तो हम शॉर्ट कर लेंगे, इधर वाले और इस दोनों को हम मिला करके समराइज कैसे करेंगे, टू हिज इटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। तो ये हमारा यहाँ पे एक करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा देखिए, बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी हिज मदर आल्सो डिड द सेम। यानी उसके पिताजी के उसको पैसे देने के अलावा क्या है, उसकी माता जो है वो भी सेम काम करती हैं, यानी कि पैसा देती हैं। तो यहाँ पे दो बहुत लंबा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो इसका प्रेसिस कैसे करेंगे, माता और पिता को दोनों मिला करके पेरेंट्स हो गया, तो हिज पेरेंट्स गेव ही मनी, यानी कि दोनों का जिक्र आ गया यहाँ पे, फादर का एंड मदर का। तीसरा सेंटेंस, ही नॉट ओनली लुक्स
एंड बिहेव्स यहाँ पे एस छूट गया है। ही नॉट ओनली लुक्स एंड बिहेव्स लाइक वुमेन बट आल्सो साउंड्स लाइक अ वुमेन। वो सिर्फ एक औरत की तरह बिहेव करता और दिखता भी नहीं है, बल्कि जो आपका साउंड्स भी करता है उसी तरह बोलता भी है। तो इसको प्रिसीज कैसे करेंगे, इसको बहुत समराइज कर देंगे। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे आ गया है। ही इज एन एफेमिनेट। तो एफेमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सेंटेंस आपका इतना लंबा चौड़ा का बदला इसने जो है वो गैप को फिल कर दिया, यानी कि इसके वजह से आपके ओवरऑल जो प्रिसीज राइटिंग का कॉन्टेक्स्ट है वो निकल करके सामने आ गया। अब कुछ लंबे एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उन पे हम चर्चा कर लेंगे। उसके पहले मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डन इमेंस गुड्स टू इंडिया। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा ने अपनी स्पष्ट कमियों के बाद क्या किया है, भारत का बहुत भला किया है। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्लैरिंग ड्रॉबैक्स, यानी अपनी कुछ कमियां रही हैं उसके बावजूद भी इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ने भारत में क्या किया है, अपनी स्पष्ट कमियों के बावजूद भारत में भला किया है। अच्छाई के सेंस में बात हो रही है। The no, the notions of democracy and self government are the born of English language, इंग्लिश एजुकेशन। यानी कि लोकतंत्र और स्वशासन की धारणाएं जो हैं वो अंग्रेजी शिक्षा से पैदा हुई हैं। दोज हु फाउट एंड डेड फॉर मदर इंडियाज फ्रीडम वर नर्स्ड इन क्रेडल ऑफ इंग्लिश थॉट एंड कल्चर। यानी कि भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ने और मरने वालों को अंग्रेजी विचार और संस्कृति के पालने में पाला गया था, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। द वेस्ट हैज मेड कंट्रीब्यूशन टू द ईस्ट, और उसमें क्या किया था, पश्चिम ने पूर्व को योगदान दिया है। द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन हैज फायर्ड द हार्ट्स ऑफ आवर लीडर्स। यानी यूरोप के इतिहास ने हमारे नेताओं के दिलों में एक तरह से जोश भर दिया है। आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड फ्रांस। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारा जो संघर्ष रहा है वो इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों से प्रेरित रहा है, एक तरह से हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे थे, if our leaders were ignorant of English and if they had not studied this language, how could they have been inspired by these heroic struggles for freedom in other lands? तो यानी अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी ने अपने स्पष्ट कमियों के बाद ये हमने देख लिया था। तो हमारे यदि हमारे नेता जो होते हैं, या एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, इफ आवर लीडर्स वर इग्नोरेंट, अगर हमारे नेता जो थे वो इग्नोरेंट रहे यानी कि इससे अनभिज्ञ थे, एंड इफ दे हैड नॉट स्टडीड दिस लैंग्वेज, यानी उन्होंने अगर इस भाषा का अध्ययन नहीं किया होता, हाउ कुड दे हैव बीन इंस्पायर्ड, वो कैसे इंस्पायर्ड हुए होते बाय द हीरोइक स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम इन अदर लैंड्स। यानी कि दूसरे देशों में इस तरह के जो स्ट्रगल करने के बाद जो कुछ हीरो निकल के आए हैं सामने संघर्षों के बाद, तो वो उनसे कैसे इंस्पायर हुए रहते, ये इसका मतलब है। इंग्लिश देयरफॉर डिड अस ग्रेट गुड इन द पास्ट, यानी कि अंग्रेजी ने अतीत में हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। इफ प्रॉपरली स्टडीड विल डू इमेंस गुड इन फ्यूचर, अगर इसका अच्छे तरह से अध्ययन किया जाए तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक पैराग्राफ था इसका। तो होपफुली आपके एग्जाम में भी दो पैराग्राफ आएंगे, अप्रोक्सीमेटली आपके दो पैराग्राफ रहते हैं। दूसरा हम शुरू करेंगे यहाँ से, इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है, फॉर द इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट और कंप्रिहेंस एंड ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उसके लिए, संपर्क के लिए और हमारी समझ के लिए। उसके बाद देखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रैक्टिकल आइडियाज, फॉर द साइंटिफिक स्टडीज, इंग्लिश इज इंडिस्पेंसेबल, इंग्लिश इज वेरी रिच इन लिटरेचर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे अपने साहित्य को इस विदेशी भाषा ने एक तरह से समृद्ध बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए क्या हुआ था, हमारी समझ और व्यापार के साथ साथ हमारे व्यवहारिक विचारों के विकास के लिए और एक तरह से साइंटिफिक स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए अंग्रेजी जो है वो जरूरी है आज के दौर में। अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही समृद्ध है अपने आप में। और आवर ऑन लैंग्वेज हैज बीन मेड रिचर बाय द फॉरेन लैंग्वेजेस, तो हमारी जो भाषा है उससे क्या हुआ है, विदेशी जो भाषा रही है उसने उसको समृद्ध बनाया है, हमारी भाषा उससे समृद्ध हुई है सीख करके। एंड इट विल रियली बी अ फैटल डे इफ ऑल टुगेदर फॉरगेट शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स एंड शॉ। यानी कि बात हो रही है कि यदि हम शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स और शॉ को पूरी तरह भूल जाएंगे तो ये दिन वास्तव में हमारे लिए क्या होगा, घातक हो जाएगा। अब ये हमारा दो पैराग्राफ का वो था, दो पैराग्राफ हमारे क्वेश्चन के टाइप थे, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको प्रेसीज राइटिंग करना पड़ेगा। एज इट इज आपको इसी तरह से, इसी पैटर्न से आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो इसका टाइटल आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विल दे सकते हैं आप, या अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इसका सबसे पहले टाइटल की बात हो रही थी, उसके बाद कॉपी पेस्ट ना करना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी ऑन लैंग्वेज में मीनिंग, एक सार्थक मीनिंग निकले, एक मीनिंगफुल आपका मैसेज जाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ये शुरू करते हैं इसको प्रीसीज राइटिंग करना। नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स वेरियस डिफेक्ट्स, इंग्लिश एजुकेशन हैज गॉन ग्रेट गुड टू इंडिया। यानी इसके विभिन्न दोषों के, कमियों के बावजूद भी अंग्रेजी शिक्षा ने भारत का बहुत भला किया है। द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर इट्स गिफ्ट। ये ओवरऑल इस पूरे निचोड़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लोकतंत्र और स्वशासन के विचार जो हैं, इसकी देन है, इसके गिफ्ट हैं। नज्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन, द इंडियन लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न थॉट। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मातृभाषा की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, एक तरह से आधारित भारतीय नेता पश्चिमी विचार और संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थे। दे फाउट फॉर एंड वन देयर मदर्स लैंड फ्रीडम, यानी उन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ी। बीइंग स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स। यानी इसके बाद दुनिया भर में बोली जाने वाली इंग्लिश जो है, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए और व्यापार के लिए, आपके वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए एंड विज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। राइट, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बीइंग स्पीकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड साइंस। इंग्लिश इज रिच इन लिटरेचर एंड इट्स मास्टर माइंड कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। यानी कि अंग्रेजी साहित्य में समृद्ध है, और इसके मास्टर माइंड जो, यानी कि जो इसके इम्पोर्टेंट आपके वो रहे हैं, लेखक वगैरह रहे हैं, उनको हम भूल नहीं सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यानी बिना शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स और शॉ का नाम लिए हुए यहाँ पे मास्टरमाइंड, इंग्लिश के मास्टरमाइंड की बात कर ली गई, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया सकता। यानी उसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपके प्रेसियस राइटिंग के सिंपल से हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक सैंपल था हमारे कॉन्टेक्स्ट का। तो आई होप आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि प्रेसिज राइटिंग एग्जाम में हमारे कैसे पूछी जाती है। स्पेशली बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए ये सेशन इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा बहुत से एसएससी सीजीएल वगैरह में भी इस तरह की प्रेसिज राइटिंग आती हैं, सीएचएसएल में आती हैं, तो वो सब आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ बताएंगे आप। और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारे अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।